आज बात बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की। नमस्कार, मैं हूं परिमल कुमार और आप देख रहे हैं किड्डोक्रेसी। जी हाँ, ये 0 से 18 साल के बीच की अगर बात करें तो इसमें भारत की आबादी का 3% इस तरह के बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं। एक बड़ी चुनौती, लेकिन जो मनोचिकित्सक हैं वो सीधे तौर पे कहते हैं कि इसकी वजहें बहुत सारी हैं, आनुवांशिक भी है, लेकिन कुछ वजहों को टाला जा सकता है। मसलन प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक अगर कुछ सावधानी बरती जाए तो इस तरह के बच्चे पैदा नहीं होंगे, परिवार में आएंगे नहीं। तो ये सावधानी किसे बरतनी है? परिवार को बरतनी है, माता को बरतनी है जो गर्भवती महिलाएं हैं। ख़ास तौर पे बहुत सारे सुझाव इस वीडियो में हैं, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। अगर देखेंगे तो आपको जानकारी इतनी ज़रूर मिलेगी कि जिन कारणों को टाला जा सकता है बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को लेकर, उसकी एक समझ पैदा होगी और आखिर ऐसे बच्चे क्यों और क्या वजह होती है जिसके बाद उनका जन्म होता है और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं देखने को मिलती है। कई बार जो इस तरह के बच्चों के माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो जगह जगह इलाज को लेकर भाग दौड़ कर रहे होते हैं। तो तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में, और मैंने बात की है इहिवास यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज के मनोचिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश से, तो पूरा सुनिएगा ज़रूर। सबसे महत्वपूर्ण है कि मंदबुद्धिता को जो बौद्धिक क्षमता उसको पहचाने कैसे। जी। क्योंकि जो मंदबुद्धिता है वो बचपन से ही, जब से अगर माता पिता को लगे कि जो बच्चा जो डेवलप हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें विकार आ रहा है। किस तरह विकार कि वो समझ नहीं पा रहा है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, उसके व्यवहार में उसको लगता है मैनेज करना मुश्किल हो पा रहा है, अनुकूल व्यवहार नहीं हो पा रहा। जैसे उसका चलना, उठना, उसका बोलना, उसका जो क्रियाएं कर रहा है वहाँ लगता है कि ठहराव है, स्लोनेस है। उसको लगता है कि ये चीज़ों को कोप अप समझ नहीं पा रहा है, कोप अप नहीं कर पा रहा है। चाहे वो कोप अप, चाहे जब स्कूल में जब नर्सरी में भेजेंगे तब लग जाएगा कि वो और बच्चों जैसा नहीं है, और बच्चों जैसा उसमें वो नहीं है, वो उस तक नहीं कर पाएगा और वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उस मंदबुद्धिता के लिए कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि उस माता पिता के मन में ये कुछ न कुछ इसमें आवश्यकता है कि सलाह ली जाए। तो माता पिता जब ऐसे अवसर हों तो सलाह के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। चिकित्सक हो सकता है उसको गाइड आगे करें कि बाल चिकित्सक से सलाह, पीडियाट्रिशियन सलाह करें या मनोचिकित्सक के पास जाएं। तो ये महत्वपूर्ण है, माता पिता जब भी उलझाव हो उनको समझने में संपर्क करें, डॉक्टर संपर्क करें, अपनी बात कहें कि ये बच्चा है, इसका डेवलपमेंट डिले चल रहा है, इसका जो विकास चल रहा है वो स्लो हो गया है, वो थोड़ा सा अपने आप को वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो जब ऐसा लगे तो माता पिता अगर पहुँचेंगे चिकित्सक के पास में तो चिकित्सक उसको जरूर बताएगा कि आप मनोचिकित्सक मिलें, उसकी जाँच करवाएँ। तो जांच में जो होती है चीज़ें सर, उसमें आईक्यू टेस्ट की भी बात आती है, शायद उसके ज़रिए आप लोग निकालते होंगे। कितनी लंबी प्रक्रिया होती है और आईक्यू टेस्ट में किस तरह से उसको आकलन करने की कोशिश करते हैं? देखिए, किसी भी मंदबुद्धि बच्चे की जांच की बात करें तो जांच में सबसे महत्वपूर्ण है कि उस बच्चे की हिस्ट्री ली जाती है, उसकी बच्चे की उसको पूछा जाता है कि जैसे उसको पूछा जाता है कि आपका बच्चा पूरे दिनों में हुआ था नहीं हुआ था, प्रीमेच्योर डिलीवरी तो नहीं थी। अच्छा। जब प्रेगनेंसी के दौरान कोई दवा का सेवन तो नहीं किया था, शराब का सेवन तो नहीं किया था। ऐसे कोशिश की जाती है, सारी हिस्ट्री में सारी चीज़ें आती हैं। उस हिस्ट्री में जब पूछा जाता है कि डेवलपमेंट कैसे चला, इसका जो पहली बार रोया नहीं रोया पैदा होते ही, कितने समय लगा रोने में लगाया, जब ये पहली बार जो उसको जब उठा खाने में कैसे इसने आपने खाना किस तरह खा रहा था, किस तरह इसने अपने आप उठना, किस तरह बोलना सीखा, बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं थी। इसको जो इंटरेक्शंस है, सोशल इंटरेक्शन, जो सामाजिक जो हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं वो कैसा था, कि उसमें कोई दिक्कत आई। तो वो दिक्कतें, वो सभी चीज़ें एक क्लिनिकल मोटा एक हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री से ये जज किया जाता है कि इस बच्चे को आवश्यकता है कि हम इस बच्चे की आगे जांच के ओर बढ़ें। अगर हिस्ट्री में पता लगे कि बच्चे को मंदबुद्धिता है और बौद्धिक क्षमता में कमी है, तब क्योंकि आईक्यू ये आवश्यक नहीं है कि एक बड़ी धारणा है कि हम आईक्यू कराएं हर चीज़ के लिए, नहीं, पहले तो जांच कराएं, एटलीस्ट डॉक्टर समझे कि इसको आईक्यू की आवश्यकता नहीं है।
आईक्यू का जो मोटा मोटा मकसद है वो एक हमारा पुख्ता एक एविडेंस है कि इस बच्चे का आईक्यू करने के बाद में इसकी प्रतिशतता 70% है, 80% है, 20%, 40% है। ये जांच करने के लिए आईक्यू किया जाता है। तो आईक्यू करने से पहले मनोचिकित्सक सलाह लें, मनोचिकित्सक डिसाइड करें आईक्यू होना नहीं होना। उस आईक्यू के बाद में उसके आईक्यू के अलग पहलू हैं। आईक्यू कराने के बाद में उसका जो अगर विकलांगता के लिए आवेदन करता है वो आईक्यू का रोल है। जो आईक्यू इससे पहले समझने के लिए, डायग्नोसिस के लिए मनोचिकित्सक की सलाह ही महत्वपूर्ण है। हम ये भी समझना चाह रहे हैं सर कि आप बातचीत में ये भी कह रहे थे कि अगर डिलीवरी में देरी हुई, बच्चा ज़्यादा देर तक माँ के गर्भ में रहा, जब उसको धरती पे आना था, तो क्या या कम रहा, जल्दी आ गया या देर से आया, ये दोनों ही स्थिति में। और तीसरा है कि जब बच्चा गर्भावस्था के दौरान जब बच्चा निकलता है माँ के पेट से, तब वो कितना हो सकता है उसमें ऑक्सीजन कमी आ गई है बच्चे में। ऑक्सीजन कमी से ऐसा एक मोटा कारणों में देखा गया है, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण है जो मंदबुद्धिता के लिए हम कहते हैं जेनेटिक आनुवंशिक कारण। आनुवंशिक कारण में डाउन सिंड्रोम एक सिंड्रोम है, उसको कहा जाता है, एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। ये मोटे मोटे आनुवंशिक रोग हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। मतलब आनुवंशिकता भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण बताया कि पर्यावरणीय कारण, कुछ प्रदूषण का प्रभाव पड़ा उस माहौल में कैसे पड़ा। तो कई चीज़, एक जो चीज़ देखी गई है कि बचपन के पैदा होने के बाद में भी बच्चे कुछ बीमार से ग्रसित हो जाते हैं, गंभीर बीमारियाँ जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस। ये बीमारियाँ भी परिलक्षित होती हैं मंदबुद्धिता के लिए, क्योंकि बच्चों को एक साल में तेज़ बुखार आया, उस बुखार के कारण उसको दिमागी बुखार चढ़ गया, वो दिमागी बुखार के कारण भी मंदबुद्धिता ताउम्र बनी रहती है। एक चीज़ और डॉक्टर साहब समझना चाह रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट से बात करें, आखिरी सवाल है मेरा कि हम क्या कुछ जो फैमिली वे में हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं या जिनके बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, जी, एक सॉल्यूशन के तौर पे जो लगता होगा कि अगर ये हम करेंगे तो थोड़ा सा बच के रह सकते हैं, क्या कुछ उपाय अपनाने चाहिए शुरुआती दौर में जब आप फैमिली वे में हो तो? जब गर्भधारण जो माताएं करती हैं, उस गर्भधारण के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट पोषकता, न्यूट्रिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया है कि अगर माँ का न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन होता है, अगर माँ को अच्छा खुराक नहीं मिलती है तो चांसेस रहेंगे मंदबुद्धिता हो सकती है। तो पौष्टिकता बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि माँ के गर्भावस्था के दौरान जो माताएं हैं वो जो भी दवा लें वो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें, ऐसा देखा गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि शराब और धूम्रपान का सेवन वो अगर कर रही है तो बंद कर दें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण का जो बचा सकते हैं बच्चे को मंदबुद्धिता की और बचा सकते हैं। ये निकल के भी आ रही है, ये निकल कर आ रही है काफ़ी। और ऐसे देखा कि जिस प्रदूषित माहौल में रह रहे हैं, अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो वहाँ भी चांसेस लगे हैं कि मंदबुद्धिता आ सकती है। कुछ ऐसे केमिकल फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके जो परिवार हैं, वहाँ भी देखा गया है कि जो हैवी मेटल पॉइजनिंग है, जहाँ उसको प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं माताएं को। सर जो मैं बस एक ही कहूँगा, संतुलित आहार माताएं अगर ले पाएँ गर्भधारण दौरान, और शराब सिगरेट का सेवन छोड़ दें, तो हम प्रिवेंट एक मोटा काम कर सकते हैं। जब बच्चा डिलीवर होने के हमेशा जो एक मुहिम चल पड़ी है हमारे देश में कि हमेशा कोशिश करें डिलीवरी अस्पताल में हो, क्योंकि अस्पताल में डिलीवरी बहुत हद तक मंदबुद्धिता को रोक सकती है। क्योंकि बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा, अगर सही समय पर अस्पताल पहुंच जाएगी माँ, तो सही डिलीवरी हो पाएगी। अन्यथा घर में जब हम दाई से जो भी कराना कोई वो नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन कई भी बार ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में वो थोड़ा सा संभाल सकती उस अवस्था में। जब उस दौरान क्या होता है कि बच्चे में ऑक्सीजन कमी हो जाती है डिलीवरी के दौरान, वो उससे बचा जा सकता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी अगेन मेंटल रिटार्डेशन में तब्दील हो जाती है। एक आखिरी सवाल सर, माफ़ी चाहता हूँ, इतना इंटरेस्टिंग टॉक हो गया। कितनी आबादी होगी सर भारत में, अगर कोई आंकड़ा याद कर पाएँ इन बच्चों के एज ग्रुप को लेकर? जो हमारा किडोक्रेसी का प्लेटफॉर्म है, वह 0 से 18 साल के माँ पिता को लेकर, उनके बच्चों को लेकर जो समस्याएं हैं उसको कैटर करने को लेकर, तो आपको कोई आंकड़ा याद आ रहा हो अभी कि क्या? भारत सरकार का जो आंकड़ा है, जो महत्वपूर्ण सर्वेक्षण हुआ था 15-16 में, उसके लगभग 1% आबादी भारत की वो मंदबुद्धिता से प्रभावित है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1% आंकड़ा, 1% आंकड़ा है। और इसमें महत्वपूर्ण है कि जब आप 0 से 18 की बात करेंगे तो आंकड़ा वो 3% बढ़ जाता है, यानी लगभग 3% तक जो बच्चे होंगे 1 से 0 से 18 के बीच में, वो मंदबुद्धि शिकार हो सकते हैं।
तो ये इसलिए सरकारें जो प्लानिंग कर रही हैं, जो प्लान करती हैं, तो हमेशा हम कहते हैं कि मंदबुद्धिता को एक प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जो आबादी है, आबादी के हिसाब से बच्चों को जो संरक्षण की बात, हम बात अधिकारों की बात करते हैं, हम हर योजना में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी वित्त योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हम स्पेशल प्रिविलेज देते हैं हमारे माता पिता, जो पेरेंट्स जो लुक आफ्टर कर रहे हैं मंदबुद्धिता के बच्चों के लिए। तो मेरा मानना है कि हम इस 1% आंकड़ा को अगर हम चाहें, जैसे आपके चैनल के माध्यम से हम एक जन जागरूकता कर पाएँ कि मंदबुद्धिता को प्रिवेंट किया जा सके। जो आनुवंशिकता है, चलो हम अनुसार पता हो तो क्यों नहीं करें। अगर पहले से पता हो डाउन सिंड्रोम की परिवार है और अगला बच्चा डाउन सिंड्रोम, तो क्यों नहीं रोक पाएँ, रोक सकते हैं, क्योंकि उसकी कैरियोटाइपिंग होती है। अगर जेनेटिक टेस्टिंग से हम पता कर सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम होगा नहीं होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर पोषकता सभी चीज़ें अगर हम प्रिवेंट कर पाएँ, तो हम जो कारण बताएं, तो महत्वपूर्ण है कि चीज़ें हम प्रिवेंट कर मानसिकता पे हम मंदबुद्धिता के जो बच्चे घटा सकते हैं। तो ये बहुत ये प्रिवेंटेबल, जो प्रिवेंटेबल है वो हम कर सकते हैं। और यकीनन जो आपका चैनल है, इसमें अगर जागरूकता फैला पाए, ये बता पाए कि मंदबुद्धिता एक अवस्था है जिसको जो एक अवस्था जिसको रोका जा सकता है, जो प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसमें बच्चे, माता पिता, समाज, सबसे इंपॉर्टेंट जो मंदबुद्धिता मैं जब समझ पाया हूँ, पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि स्वीकारना पड़ेगा आपको ये स्वीकारना पड़ेगा। मंदबुद्धिता एक अवस्था है जिसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है जिस मंदबुद्धिता को हम रोक सकें। लेकिन हम रोक सकते हैं गर्भधारण के दौरान, गर्भावस्था के दौरान हम रोक सकते हैं, माता पिता जो माताएं जो पोषण के लिए रोक सकते हैं। लेकिन अगर होने के बाद में कोशिश करेंगे ये कि उसको संरक्षण की आवश्यकता है, उसको सपोर्ट की आवश्यकता है, उसको वो आवश्यकता वो नहीं है कि आपको दवा से उसको बढ़ा पाएंगे, बुद्धि को बढ़ा पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, दवा से बुद्धि नहीं बढ़ सकती, दवा से बुद्धि नहीं बढ़ सकती। अगर भ्रांति है, ये आपसे ये निवेदन है माता पिताओं से कि आप इससे, अगर आपको कह रहा है कि दवा से ठीक होती है, ठीक नहीं होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे का आपको खुद स्वीकारना है कि मेरा बच्चा मंदबुद्धि से ग्रसित है, इसको मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे स्पेशल एजुकेशन की बात करें, चाहे आप इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें, जहाँ बस सुविधा, रेल सुविधा, उनमें आप सपोर्ट लें, सरकारी सेवाएं लें, बनिस्पत रादत आप बच्चों को लेकर भटकें, आप दवा की बात करें। तो दवा आज की तारीख में साइंस के हिसाब से कोई दवा मंदबुद्धि को, प्रतिष्ठा को, बल्कि जो बुद्धि है उसको बढ़ा नहीं सकती। तो उसमें आप अनगल बहकाव में ना आए। आपसे निवेदन यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और किड्योक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे हम इसी तरीके के वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।